कल से हम सब एक ही टाइप की हेडलाइंस देख रहे हैं कि BMW सस्ती हो जाएगी, पॉश अफोर्डेबल होगी, फ्रेंच वाइन और इटालियन चीज चीपर होने वाले हैं। और इस डील को एक बड़ा नाम दिया जा रहा है मदर ऑफ ऑल ट्रेड डील्स। दुनिया में लोग इसकी चर्चा मदर ऑफ ऑल डील्स के रूप में कर रहे हैं। पर यहीं पर एक जेन्युइन सवाल उठता है कि क्या ये डील सिर्फ लग्जरी बायर्स के लिए है या फिर इसका फायदा इंडिया के जॉब, बिजनेसेस और इकोनॉमी को भी मिलेगा। तो आज इस वीडियो में हम इंडिया EU फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को बिल्कुल बेसिक से समझेंगे ताकि एंड तक आते आते आप खुद डिसाइड कर पाओ कि ये इतना इम्पोर्टेंट है भी या इसकी हाइप ज्यादा है। तो सबसे पहले हम देखेंगे इंडिया EU FTA क्या है। अब इसके लिए ये समझना जरूरी है कि ये किस स्केल पर है। इंडिया और EU यानी कि यूरोपियन यूनियन, जिसमें 27 कंट्रीज शामिल हैं जैसे जर्मनी, फ्रांस, इटली, स्पेन, उन्होंने एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया है। अब ये एग्रीमेंट एक ऐसे मार्केट में है जहां 2 बिलियन लोग रहते हैं, जो GDP का 25% हिस्सा है और वर्ल्ड ट्रेड का 1/3 है। इसलिए ये इंडिया का और EU का लार्जेस्ट FTA कहा जा रहा है। और ये डील सिर्फ प्रोडक्ट्स तक लिमिटेड नहीं है, इसमें सर्विसेज, इन्वेस्टमेंट, डिफेंस, टेक, प्रोफेशनल्स की मोबिलिटी सब कुछ इंक्लूडेड है। पर क्वेश्चन ये है कि ये डील 20 साल तक अटकी हुई क्यों थी। तो ये नेगोशिएशंस 2007 में स्टार्ट हुए थे और एक बड़ा कन्फ्लिक्ट तब था कि EU चाहता था इंडिया का एग्रीकल्चर ओपन हो, डेयरी इंपोर्ट्स अलाउ हो, पर इंडिया ने क्लियरली कहा कि वो फार्मर्स के साथ रिस्क नहीं लेंगे और ये डील फ्रीज हो गई। अब 2022 के बाद काफी कुछ बदल गया। कोविड ने सप्लाई चेन तोड़ दी, रशिया यूक्रेन वॉर आ गया और चाइना पे ओवर डिपेंडेंस काफी रिस्की हो गया। साथ ही में US ट्रेड पॉलिसीज भी बहुत अनप्रेडिक्टेबल हो गई। तो दोनों ही साइड्स को लगा कि अब डीले का कोई ऑप्शन नहीं है। अब इस डील का एक्चुअल लॉजिक ये है कि इंडिया ने बोला हमें जॉब्स चाहिए, टेक्सटाइल, गारमेंट, फुटवेयर, लेदर, मरीन प्रोडक्ट्स जहां ज्यादा लोग काम करते हैं, और EU ने बोला कि हमें इंडिया का कंज्यूमर मार्केट चाहिए अपने कार, वाइन और स्पिरिट्स के लिए। कॉम्प्रोमाइज ये हुआ कि EU को कार्स और वाइन्स का एक्सेस मिल गया और इंडिया को लेबर इंटेंसिव एक्सपोर्ट्स पर जीरो ड्यूटी, जिससे कि इंडिया के 99% एक्सपोर्ट्स EU में अब जीरो या लो ड्यूटी पर जाएंगे और EU के 96.6% प्रोडक्ट्स इंडिया में ड्यूटी रिडक्शन के साथ आएंगे। 2024 में इंडिया के लेबर इंटेंसिव एक्सपोर्ट्स $35 बिलियन थे, जिसमें से $33.5 बिलियन को EU मार्केट्स में तुरंत जीरो ड्यूटी एक्सेस मिल गई है। एंड इसमें असली विनर है लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स लाइक टेक्सटाइल, गारमेंट, लेदर, फुटवेयर, मरीन प्रोडक्ट्स, जहां पर 1 करोड़ से ज्यादा इंडियंस को एम्प्लॉयमेंट मिलती है, MSME के बैकबोन है एंड Tier 2 और Tier 3 सिटीज में ये चलते हैं। सेक्टर स्पेसिफिक बात करें तो एक्सपोर्ट्स पर जीरो ड्यूटी सिर्फ तब अप्लाई होगी जब EU के क्वालिटी स्टैंडर्ड, सर्टिफिकेशंस और सेफ्टी नॉर्म्स मीट होंगे। टेक्सटाइल में जो टैरिफ 12% था अब वो जीरो हो गया है, लेदर और फुटवेयर में 17% था अब वो जीरो हो गया है, मरीन प्रोडक्ट्स पे जो 26% था वो भी जीरो हो गया है, टॉयज और स्पोर्ट्स गुड्स पर 5% से अब जीरो हो गया है। तो इंडिया अब वियतनाम जैसे कंट्रीज के लेवल पे कॉम्पिटिटिव हो जाता है। अब सबसे ज्यादा बज़ एक ही चीज पर थी कि इंपोर्टेड यूरोपियन कार सस्ती होंगी या नहीं होंगी। इसका सिंपल आंसर है हाँ, डेफिनेटली होंगी, लेकिन धीरे धीरे और सबके लिए नहीं। तो इंडिया में अगर कोई फुली इंपोर्टेड कार आती है, जिसे हम कहते हैं CBU यानी कंप्लीटली बिल्ड यूनिट, तो उस पर लगता है अराउंड 110% का इंपोर्ट ड्यूटी। मतलब किसी कार का बेस कॉस्ट अगर 50 लाख है तो इंडिया में उसकी प्राइस इजीली 1 करोड़ हो जाती है। और इसी वजह से पॉश, फरारी, AMG, BMW ऐसी कार्स बहुत महंगी पड़ती हैं और ब्रांड्स बहुत हेजिटेंट रहते हैं कि ऐसे नए मॉडल्स इंडिया में लेकर आए या नहीं। अब क्या डिसाइड हुआ है FTA के बाद, इंडिया EU FTA के अंदर, कि इंपोर्ट ड्यूटी 110% से ग्रेजुअली कम होगी। पहले फेज में 40% के आसपास और फाइनल फेज में 10% के आसपास। पर ये चेंज तुरंत नहीं होगा। लीगल और रेगुलेटरी अप्रूवल्स, EU के इंडिविजुअल पार्लियामेंट्स का रैटिफिकेशन, तो इस सब में 1-2 साल लग सकते हैं प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन में। बट क्वेश्चन यह है कि कौन सी कार सस्ती होंगी, और यहीं पर लोग सबसे ज्यादा कंफ्यूज हैं। तो क्लियरली बोलूं तो सब कार सस्ती नहीं होंगी, सिर्फ फुली इंपोर्टेड कार्स यानी कि CBU ही सस्ती होंगी। इंडिया में असेंबल्ड कार्स पे कोई बेनिफिट नहीं है। मर्सिडीज बेंज, BMW, ऑडी के जो मॉडल्स इंडिया में असेंबल होते हैं यानी कि CKD होते हैं, उनको कोई बेनिफिट नहीं है।
जैसे सी क्लास, XI, X5, उनकी प्राइसेस में मेजर चेंज नहीं होगा। कौन सी कार्स को मेजर बेनिफिट मिलेगा, वो है हाई परफॉर्मेंस और नीश इंपोर्ट्स जैसे BMW M3, M4, Mercedes AMG G63, Audi RS5, Porsche 911, Ferrari, Maserati जैसे अल्ट्रा लग्जरी ब्रांड्स, और कुछ इंथुसियास्ट फेवरेट्स भी लाइक Skoda Octavia RS, Volkswagen Golf GTI। ये कार्स पहले सिर्फ ड्यूटी की वजह से बहुत एक्सपेंसिव हो जाती थी, बट अब प्राइसिंग काफी रियलिस्टिक हो सकती है। अगर मैं एग्जाम्पल के साथ बताऊं कि कितनी सेविंग हो सकती है, तो उसको सिंपली समझते हैं। अगर ड्यूटी 110% से 40% हो जाए, तो आज अगर कार 1 करोड़ की है तो अप्रोक्सीमेटली 33% तक उसका कार प्राइस ड्रॉप हो सकता है, जो कि 66 लाख हो जाएगा। ब्रांड्स मार्जिन बढ़ा सकते हैं, करेंसी फ्लक्चुएट हो सकती है, गवर्नमेंट कोई सेस या एडिशनल टैक्स लगा सकती है। इसलिए ये मत सोचना कि अब फरारी 50 लाख की मिलेगी और मर्सिडीज 25 लाख की मिलेगी, क्योंकि ऐसा नहीं होगा। बट हाँ, इसमें एक पॉइंट और है कि FTA में ऑटो पार्ट्स और कंपोनेंट्स पर भी 5 से 10 साल में टैरिफ 0 करने का इंटेंट है। मतलब कि जो भी इंपोर्टेड कंपोनेंट्स हैं वो सस्ते हो जाएंगे और इंडियन मैन्युफैक्चरर्स को यूरोपियन क्वालिटी सप्लायर्स मिलेंगे। बट साथ ही में इंडिया ने कोटा सिस्टम भी लेकर आया है, जिससे कि वो अपनी इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट कर सके। तो इसमें इंडिया ने ये रखा है कि 2,50,000 इंपोर्टेड व्हीकल्स ही पर ईयर इस कोटा में आएंगे, एंड मेनली 25 लाख से ज्यादा की वैल्यू वाली कार्स जो लग्जरी सेगमेंट में आती हैं, उन्हीं पर ये कोटा लगेगा। मास मार्केट इंडियन मैन्युफैक्चरर्स प्रोटेक्टेड रहेंगे, और अगर EU ब्रांड ज्यादा बेचना चाहती है तो इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग या फिर असेंबली सेटअप करनी पड़ेगी। तो समरी ये है कि इंपोर्टेड यूरोपियन कार्स चीपर होंगी, बट स्लोली ग्रेजुअली मोस्टली जो लग्जरी परफॉर्मेंस और एंथुसियास्ट कार्स हैं उनको बेनिफिट मिलेगा। मास मार्केट बायर्स को इमीडिएट फायदा नहीं होगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में ऑब्वियसली हमें ज्यादा चॉइसेस मिल सकती हैं, बेटर टेक मिल सकता है और एक बेटर प्राइसिंग डिसिप्लिन मिल सकता है, और इंडिया के ऑटो इकोसिस्टम का ग्लोबल इंटीग्रेशन हो सकता है। अब बात करें वाइन्स और स्पिरिट्स की, तो यहाँ पर भी काफी बड़े कट्स हैं, जो 150% से 20 से 50% आ जाएंगे अगर हम प्रीमियम टू बियर की बात करें। पर जो बहुत लो कॉस्ट की वाइन्स हैं उन पर कुछ प्रोटेक्शन रह सकती है, जिससे कि डोमेस्टिक प्लेयर्स और डोमेस्टिक मार्केट के जो मेजर प्लेयर्स हैं उनको सेफगार्ड किया जा सके। अब बात करें सर्विसेज, स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल्स की, तो 144 EU सर्विस सेक्टर का एक्सेस मिलेगा, जिसमें IT, कंसल्टिंग, फाइनेंस, एजुकेशन है। स्टूडेंट्स की बात करें तो 9 मंथ पोस्ट स्टडी का वर्क ऑप्शन भी मिलेगा, और आयुष एंड ट्रेडिशनल मेडिसिन को रिकॉग्निशन भी मिलेगा। अगर हम इन्वेस्टमेंट और टेक ट्रांसफर की बात करें, तो EU इंडिया में डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और टेक कोलैबोरेशन भी करने का सोच रहा है। लॉन्ग टर्म इंडस्ट्रियल ग्रोथ बूस्ट करेगा जो कि, एंड अगर हम स्ट्रैटेजिक या पॉलिटिकल एंगल से इसको देखें तो ओवरऑल चाइना पे ओवर डिपेंडेंस काफी ज्यादा कम हो जाएगी। ऑल्सो जो इंडो पैसिफिक सप्लाई चेन स्ट्रैटेजी है वो भी काफी ज्यादा स्ट्रेंथन होगी। अब EU को एक रिलायबल पार्टनर चाहिए बेसिकली, और इंडिया को एक स्टेबल डेमोक्रेसी और मैन्युफैक्चरिंग रेडीनेस डील मिल गई है। तो स्ट्रैटेजिकली ये बहुत ज्यादा वैल्यूएबल डील रहेगी दोनों ही कंट्रीज के लिए। ओवरऑल अगर मैं पूरी इस ट्रेड को समराइज करना चाहूँ, इस एग्रीमेंट को, तो हेडलाइंस के लिए बोल सकते हैं कि लग्जरी कार्स और वाइन्स चीपर होंगी, बट रियलिटी ये है कि ओवरऑल जॉब, एक्सपोर्ट्स, लॉन्ग टर्म ग्रोथ पे बहुत ज्यादा इम्पैक्ट आएगा, विच वुड बी पॉजिटिव। एंड अगर एग्जीक्यूशन सही से होता है तो नेक्स्ट 10 से 15 साल इंडिया के लिए एक बहुत मेजर ग्रोथ इंजन की तरह हो सकते हैं।